राम और श्याम नाम के दो भाई चंदनपुर गांव में रहते थे। चंदनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का ब्याह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, पर जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई राम और उसकी पत्नी रे रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई श्याम बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और उधर दोनों की पत्नियों में भी तू मैं होने लगी। कुछ दिनों में तो हालत यह हो गई कि दोनों भाई ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। इसके बाद भी घर में अशांति बनी रहती। आखिर में दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि हमें अब अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में हम सब की भलाई है। साथ में यह भी तय कर लिया कि जमीन मकान का सब में बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई राम ने कहा, छोटे, बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें मुखिया से मिलना चाहिए। वही हम दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल परेशानी ना हो। श्याम बोला, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ठीक है, मैं कल ही मुखिया को घर पर बुला लेता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही घर का सारा बंटवारा किया जाएगा। श्याम और उसकी पत्नी को भी यह बात सही लगी। अगले दिन राम सुबह ही घर से निकल गया और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर लौट आया। मुखिया ने कहा, भाई हम दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तो अच्छा रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने ही अपनी अपनी पत्नी को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 5 बीघा राम का और 5 बीघा श्याम का। मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम दोनों में बांट दिया जाएगा। भैंस है जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड़ है वह भी एक ही है, और एक ही कंबल है। इन तीनों चीज़ों का आधा आधा तो किया नहीं जा सकता। फिर इन तीनों चीज़ों का बंटवारा कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी कर देते हैं। भैंस का सर छोटे भाई का और धड़ राम का होगा। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा राम का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय श्याम का और रात के समय राम के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया। यह किस तरह का बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीज़ों का फायदा बड़े भाई को ही मिलेगा? परंतु फिर भी वह चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वह यह तीनों चीज़ों को हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपातपूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई श्याम बहुत ही भोला भाला था और इस सब के चलते वह समझ नहीं सका। खुद श्याम की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह श्याम ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस के दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत वहां राम पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो। भैंस के दड़ पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए यह दूध सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा। जब श्याम अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो राजू की पत्नी चिल्लाते हुए आई और बोली, देवर जी, पेड़ के ऊपर का हिस्सा हमारा है, इसलिए आप यह फल नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कमल लेकर चला गया कि
कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्त थी। रात को श्याम की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपके भाई एक नंबर का शातिर है। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का यह षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता ना करें, एक ही दिन में यह सारा मामला सही हो जाएगा। बस कल वही करना जो मैं कहूँगी। आपका भाई कितना ही शातिर हो, वह जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह शाम रोज की तरह सुबह उठा और भैंस को चारा खिला है, फिर अमरूद के पेड़ को सींचने लगा। कुछ देर बाद बड़ा भाई राम आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा। तभी श्याम ने एक डंडा उठाया और भैंस के मुंह पर दे मारा। भैंस भी बिदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी राम ने चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? श्याम ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा राम दूध नहीं निकाल पाया। रात हुई तो श्याम ने कंबल को पानी में भिगो दिया और रात को जब राम कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकाल कर उसे थमा दिया। हेलो, बहुत भारी हो गया है, पकड़ो इसे। राम ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? श्याम ने कहा, यह दिन में मेरा है और मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। राम के लिए यह कंबल अब काम का नहीं रहा। गीले कंबल कब है? रात के समय क्या करता? राम मन ही मन में श्याम को भला बुरा कहते हुए घर लौट गया। राम की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? क्या मालूम इसे कौन पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से टक टक की आवाज आने लगी तो राम और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वे दोनों बाहर निकले और देखा श्याम कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा है। राम दौड़ गया और बोला, बचकर भाई, अब तुम अमरूद के पेड़ को क्यों काट रहा है? तो श्याम बोला, अमरूद के पेड़ की जड़ मेरी है, ना तो मैं इस पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब राम बोला, आखिर तू चाहता क्या है? श्याम ने कहा, मैं तो सिर्फ एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने मुखिया को पैसे देकर करवाया है। ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और यह तय किया गया कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और दूसरे 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेगी। अमरूद के पेड़ पर एक वर्ष किसी एक भाई का अधिकार होगा और दूसरे वर्ष दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया। अगली कहानी। दौलतपुर गांव में जानकी राम नाम का एक आदमी रहता था। रात को गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर जानकी राम जग गया। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए जानकी राम किवाड़ खोलकर बाहर आया। उसे अंधेरे में एक गड्ढे को देखा। कुत्ते भौंक रहे थे। जानकी राम ने कुत्तों को भगाया। जब वह अंदर जाने लगा तो उसकी नज़र बाहर लेटे हुए एक अजनबी पर पड़ी। जानकी राम ने पूछा, कौन है? पर उसे जवाब नहीं मिला। जानकी राम ने उसे अजनबी की पीठ को थपथपाया। बुखार की वजह से उसका बदन तप रहा था। जानकी राम ने कहा, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर जाकर सो जाओ। वह अजनबी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर जानकी राम को प्रणाम करते लगा। जानकी राम ने उसे सहारा देकर अंदर ले आया और अंदर जाकर उसे लेटा दिया। वह अजनबी तुरंत ही सो गया। इसके द्वारा जोर जोर से दरवाजे पर किसी की दस्तक दी गई। दस्तक सुनकर जानकी राम फिर से जाग गया।
कब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली स्त्री उसकी पत्नी रचना थी। पिछली रात को वह अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी और सवेरा होते ही वह घर वापस लौट आई। रचना ने अंदर आते ही कहा, तुम अभी तक सो रहे थे? सूर्य को उदय हुए तो बहुत देर हो गई। जब वह अंदर आई तो लेटे हुए आदमी को देखा और अपने पति को कोई मेहमान आया हुआ मालूम होता है। कौन है? यह जानकीराम ने कहा। मैं नहीं जानता। इन शब्दों के माध्यम से जानकीराम ने उसे पूरा समाचार सुना दिया। रचना ने कहा, उस बेचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूँ तो वह चंगा हो जाएगा। तुम उसे जाकर उठाओ और हाथ मुंह धोने के लिए कह दो। यह कहकर रचना रसोई में चली गई। जानकीराम ने उसे जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा। रात को अंगारे जैसे तपने वाला अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था। जानकीराम ने कहा, यह तो मर गया। यह सुनकर रचना रसोई से दौड़ी हुई आई। बेचारा मर गया, अब क्या करे, ना मालूम यह किस गांव के हैं। इसके बाद जानकीराम ने उसे अजनबी की कमर टटोल कर देखा। 1 रुपयों की थैली उसके हाथ में लगी। उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें रुपयों के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी और उसमें लिखा, बेटा नारायण, हमारे गांव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई की भी हालत अच्छी नहीं है। वह यो सोचते हुए परेशान है कि बेटी की शादी के लिए 3000 रुपये कैसे जमा करे। जो रिश्ता पक्का किया है वह बहुत ही अच्छा है। इस हालत में तुम दोनों को पुराने मनमुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए। राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए यह चिट्ठी पाते ही अगर तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपए जल्दी लेकर चले आओ। इधर हमने भी मकान बदल लिया है। मकान का पता नीचे लिख रही हूँ। तुम इस खत को साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसानी से लगा पाओगे। चिट्ठी पढ़कर जानकीराम को सारी बात मालूम है। मरने वाले आदमी का नाम नारायण था और उसकी माँ ने उसके लिए यह चिट्ठी लिखी थी। जानकीराम ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपया लेकर चल पड़ा था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ इसने यह चिट्ठी अपने पास रख ली। हमें इसके छोटे भाई का मकान का पता तो लग ही जाएगा। जानकीराम ने किराए की गाड़ी ली और नारायण के छोटे भाई के गांव चल पड़ा। मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाज़ सुनकर वह दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से सारे छोटे भाई की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, माँ, रुपए नहीं मिले तो मैं वर के पिता को क्या समझाऊंगा? शायद रिश्ता दूसरी जगह भी कर लें। सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? यह रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। रूपों को न मिलने के कारण इस रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है। वह जरूर ही वक्त पर पहुंच जाएगा। यह कहते हुए माँ ने उसे समझाया। छोटे भाई ने फिर से समझाया, माँ, तुमने मुझसे बिना पूछे ही बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी? उसके लाए हुए रुपयों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसे धन से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तब माँ ने फराए हुए शब्दों से कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों को में मनमुटाव, उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते हो। मैंने सोचा था राधा की शादी के बहाने ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इतने में जानकीराम ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, क्या नारायण के छोटे भाई का घर यहीं है? भीतर से 40 साल का एक आदमी दरवाजा खोलते ही आश्चर्य में आ गया और बोला, आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। जानकीराम अंदर आकर बैठ गया और रुपयों से भरी थैली वहां रखकर छोटे भाई को वह चिट्ठी थमा दी। छोटे भाई ने वह चिट्ठी पढ़ी और कहा, यह चिट्ठी मेरी माँ ने लिखी है और यह भैया की होगी। वह खुद आने में संकोच करते होंगे, इसलिए रुपया भेज दिया। कृपया आप
इन रुपयों की थैली को मेरे सामने से हटा लीजिए। जानकीराम ने कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। आप दोनों की मुलाकात इस जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ जानकीराम ने सारा किस्सा सुना दिया। अब छोटा भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ तड़प कर रोती हुई बोली और छोटा भाई रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ कर दो, उसे रोता देख। जानकीराम बोला, जिंदा आदमी की कीमत लगाना बहुत मुश्किल है। आपके बड़े भाई का अगर आपके प्रति अगर प्यार नहीं होता तो तबीयत खराब होते हुए भी वह रुपये लेकर क्यों चल पड़ते। आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए। आप उसे कभी भी नहीं पा सकते। इतने में 50 साल का आदमी वहां पर आया और उसने पूछा, यह सब क्या हो रहा है, आखिर हुआ क्या। उसे आदमी को देखकर मन और छोटा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया और हैरान होकर उसे देखने लगे। छोटा भाई उसके समीप गया और बोला, क्या आप जिंदा हैं। मैं तो बेवकूफ़ ठहरा, आपकी महानता को ना समझ पाया। यह कहते हुए उसने अपने बड़े भाई के पैरों को छू लिया। जानकीराम समझ गया कि यह व्यक्ति नारायण ही है, जिसे सब लोग अब तक मरा हुआ ही समझ रहे थे। सारा समाचार जानकर नारायण ने हंसते हुए कहा, मैं रुपयों को लेकर परसों ही घर से निकल पड़ा था और राधा के वास्ते रेशमी साड़ी खरीदने के लिए मैं शहर की एक दुकान पर गया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी भीख मांगते मांगते मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे दया आ गई और मैं रुपयों की थैली में से एक रुपया निकाल कर उसे दे दिया। इसके बाद मैं दुकान में पहुंचकर साड़ियाँ देखने लगा, पर वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही लगा हुआ था, इसलिए मुझे उसे पर संदेह हुआ। मैंने साड़ियाँ खरीद ली और रुपए की थैली निकालने को हुआ तक कि थैली गायब थी। इसके बाद मैं सीधे घर पर पहुंचा और फिर से रुपया लेकर तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा। जानकीराम के घर में जो आदमी मर गया वह शायद वही आदमी होगा। यह कहते हुए नारायण ने जानकीराम को समझाया। माँ ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ उस चोर ने मरते हुए हम लोगों का भला किया। उसकी वजह से तुम दोनों भाई आज फिर से एक हो गए। तब जानकीराम ने कहा, माँ की उस चोर की वजह से नहीं बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी की कमाल है। इधर नारायण और उसके भाई ने जानकीराम का धन्यवाद किया। उसने चोरी की हुई थैली को उन तक पहुंचा दिया और साथ ही जानकीराम को शादी में आने का निमंत्रण दिया।